अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 23 टू 34 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो स्टडी करेंगे, जो कि हमारे फाइनल टर्म के जो है वो क्विज़ के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए लेट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस बताना हमने। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलरली इन नॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसको हम ये भी कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ई ए कॉस थीटा। सो हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये द डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया होती है, इसी तरह हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की जो एरिया का प्रोडक्ट होती है और इसका यूनिट जो होता है वो वेबर और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिफरेंस बताना हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है क्या डिफरेंस है। सो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल वेदर इट इज स्टेशनरी और मूविंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगी, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में या मूव कर रहा होता है, और जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है तो फॉर्मूला ये। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हमारे पास यहाँ तक अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका यूनिट हमारे पास वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कॉलम है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये इंडिपेंडेंट द स्पीड एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड और उसकी मोशन पर डिपेंड नहीं करती। सो मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं सो इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हमारे पास जो होता है स्टेशनरी चार्ज पर मूविंग चार्ज पे फोर्स होती है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो वो हमेशा फोर्स एक्सर्ट होती है ना मूविंग चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलरली। सो मतलब सिंपल ये कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस पर जो है वो परपेंडिकुलर जो है फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगी। सो हम जो है इस फॉर्मूले से जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका यूनिट क्या है, टेस्ला होता है, ठीक है, और टेस्ला भी है। सो हम कहते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये लेक्चर आप ये जो आप वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपकी जो है होपफुली जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फाइनल टर्म के रिलेटेड जो है वो काफ़ी हद तक जो कवर हो जाएंगे ये। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव अर्थ सरफेस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला इसका हमारे पास होता है mgh। जितना हायर द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड द मोर एनर्जी इज ट्रांसफर टू दिस स्टोर। तो जितना आप ऑब्जेक्ट को हाई लिफ्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। इसकी एनर्जी है तो यूनिट जॉल है इसका। सो इसी तरह हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास द एनर्जी स्टोर बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये डिफरेंट तरह की आपको डेफिनेशन मिलेगी तो आप कोई भी कर सकते हैं। द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इसी तरह जो है वो हमारे पास है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कर सकते हैं आप। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो यूनिट इसके जब हम बात करते हैं तो जॉल पर कॉलम, और इसका जो फॉर्मूला वो क्या है के क्यू 120/r, और इसके जो है वो अगर 1 वोल्ट क्या होगा 1 जॉल 1 कॉलम। सो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाएगा डिफाइन चार्ज डेंसिटी एंड इट्स टाइप। तो चार्ज डेंसिटी के द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ एरिया और वॉल्यूम उसको हम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अगर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो हम उसको जो लीनियर चार्ज डेंसिटी कह देंगे, इसको लैम्डा से शो करते हैं, और डी के ओवर डी एस में चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। इसी तरह द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया उसको सरफेस डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो उसको जो है हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, इसको रो से शो करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 ओवर स्मॉल टाइम द नेट चार्ज इन क्लोज बाय दैट सरफेस। सो इसका ये ना लेक्चर में सारा अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। सो इसलिए मैंने जस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो मैं इनको जो मुझे लगा एक्सप्लेन करना उसको मैं एक्सप्लेन करके बाकी मैं मूव कर दूंगा। सो इसका फॉर्मूला जो होगा 1 ओवर नॉट क्यू, और क्यू हमारे पास मतलब Q1 Q3 4 एज। नेक्स्ट हमें बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो फ्लक्स जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लक्स सॉरी। सो द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और सरफेस। जो फ्लक्स होता है वो ऑब्जेक्ट की साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता सरफेस की, लेकिन ये डिपेंड करना ओनली द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा। जो अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। P इक्वल टू क्यू डी, और इसका यूनिट क्या होगा किलोमीटर, और डब्ल्यू को जो है वो यूनिट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक एंड वाई वी यूज इट इन कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, हम कैपेसिटर में क्यों यूज़ करते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम कैपेसिटर की प्लेट में जो यूज़ करते हैं उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ इसलिए करते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी। इसको यूज़ करने से कैपेसिटर जो कैपेसिटेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, और इसलिए कहते हैं जो कंडक्टिंग जो प्लेट है वो आपस में कॉन्टैक्ट ना कर सकें, ठीक है, तो की कंडक्टिंग प्लेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट। सो डिफाइन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, कैपेसिटेंस ये होती है कि द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इन नॉन एज कैपेसिटेंस। सो Q इक्वल टू सी वी, सी यहाँ से आप निकालेंगे कैपेसिटेंस, और इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। और अगर देखते हैं कि कैपेसिटेंस मैंने कहा हर मटीरियल की डिफरेंट होती है। सो अगर एयर की बात करेंगे तो वो हमारे पास 1.003, और अगर वाटर की बात करें तो वो हमारे पास 80 आ जाएगी। सो नेक्स्ट व्हाट ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड। हम देखते हैं जो कैपेसिटेंस जो होती है कैपेसिटर की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। जितना साइज ज़्यादा होगा उतना ही उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। कंडक्टर का जो गैप बिटवीन द प्लेट, अगर दो कैपेसिटर की दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कम है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और मटेरियल बिटवीन द प्लेट, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंसी जो डिपेंड करती है, जैसे एयर के लिए 1.003 और प्योर वाटर के लिए जो 8.0 है। अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेंगे तो हम इसको जो है वो करंट कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर, और फॉर्मूला लिखा जाए Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ना, तो इसलिए Q/T। सो एम्पेयर क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। सो नेक्स्ट हमारे पास जो अदर यूनिट्स हैं वो है मिली एम्पेयर, मतलब मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर, माइक्रो क्या होगा 10⁻⁶, और नैनो एम्पेयर 10⁻⁹ एम्पेयर, और इसी तरह जो पीको एम्पेयर हमारे पास होगा 10⁻12 एम्पेयर होगा, ठीक है। सो ये मैंने कोशिश की है कि इसको बड़ी मेहनत से जो है वो इसको मैंने जो है वो क्वेश्चन को लिखा है, पहले आपके नोट से देखे हैं, फिर इसको लिखा, फिर ताकि वीडियो बनाई, ताकि कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ। और अभी टाइम जो है रात के 4 बज रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी मैंने कहा था वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो पूरा देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है EMF क्या चीज़ होती है, और जो डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, जब करंट उसमें से पास नहीं कर रहा होता तो उसको हम EMF कह देते हैं, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो EM यूज़ होती है फॉर सोर्स करंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये एक कॉज होती है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा कॉज इफेक्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल जो है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है बिटवीन टू पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट। सो जो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। सो इट इज मेजर्ड बाय बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। और ये मैं जैसे मैंने कहा था जो हमारे पास EMF होती है वो कॉज होती है और ये इसका इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, मैं इसलिए सारा हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सारा कोशिश करें जिसकी जरूरत है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लेट्स मूव। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स कॉज। जो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद अपनी एवरेज वेलोसिटी जो अटेन कर लेते हैं। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अपोजिट होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हमने फाइंड किया था लेक्चर में भी, I = NAE। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस वजह से होती है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मेटल एटम इन द कंडक्टर। अब नेक्स्ट करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया इज नॉन एज करंट डेंसिटी। सो हमारे पास I/A, और कहीं पे आपको जो है J = ρV आपको मिलेगा। और ये जो ये चार्ज डेंसिटी और ये हमारे पास पोटेंशियल ऑफ चार्जेस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस सॉरी। तो इसका यूनिट अगर बात करें तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और डायमेंशन के IL-2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल वो होते हैं जो कि ओहम्स लॉ को जो ओबे करते हैं, और नॉन ओहमिक मटेरियल वो होते हैं जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ओहमिक मटेरियल जैसे कि हमारे पास जो होता है वो रजिस्टर होगी और वायर होगी, ओहमिक मटेरियल है। और अगर हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब और थर्मिस्टर है वो नॉन ओहमिक मटेरियल है। और उसमें जो स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन में से जितना वोल्टेज आएगा उतना ही करंट जो है बढ़ता जाएगा। और नॉन ओहमिक में क्या होगा, जो ये यहाँ तक तो बढ़ेगा, लेकिन जहाँ पे कर्व हो रही है इसका मतलब वहाँ पे जो हमारे पास जो मटेरियल है उसने ओहमिक लॉ को ओबे करना बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल को यहाँ से जहाँ से कर्व शो कर रहा है, यहाँ से मतलब है कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया है इसलिए ये कर्व हमें मिल रही है। अब डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो सीरीज सर्किट होता है उसमें हमारे पास वन पाथ होता है फॉर करंट के लिए, और करंट जो है सेम एट एवरी पॉइंट पे, और वोल्टेज ड्रॉप होता है एट ईच रजिस्टर पे। और ब्रेक इन सर्किट क्या हो जाएगा, हर जो करंट है वो स्टॉप हो जाएगा। और एडिंग रेजिस्टेंस सीरीज डिक्रीज टोटल करंट। और पैरेलल सर्किट में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा डेफिनेटली, मल्टीपल पास होते हैं करंट के लिए, और करंट कैन बी डिफरेंट इन ईच ब्रांचेज में। और इसी तरह जो है वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। और अगर आप जो है वो सर्किट को ब्रेक भी कर दें तो डज नॉट अफेक्ट अदर बल्ब। सो एडिंग रेजिस्टेंस पैरेलल इंक्रीज टोटल करंट। अब हम सिमिलरिटीज बात करें, दोनों में सिमिलरिटीज कहीं तो मैं डिफरेंस पे कर लिया ना, सीरीज और पैरेलल सर्किट में। इनमें जो मेरे जो सिमिलरिटीज है वो क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट, हीट और साउंड एनर्जी में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉरेंस
फोर्स क्या होती है, लॉरेंस फोर्स ये होती है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी और उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। तो हम कहते हैं सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। तो इसको मैथमेटिकली क्या, क्यू ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और क्यू वी क्रॉस बी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा इसको हम लॉरेंस फोर्स की जगह कह देंगे। और लॉरेंस फोर्स किस लिए यूज होती है, टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ विच एवर वेलोसिटी वी वांट। सो नेक्स्ट हम कहते हैं राइट सम टिपिकल वैल्यू ऑफ टेस्ला फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि अर्थ सरफेस के लिए जो टेस्ला की वैल्यू है वो -10⁴ है। तो ये आपको जो ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी और मेजोरिटी आपके एमसीक्यूज भी जो कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो बार मैग्नेट की है वो 10⁻² टेस्ला है और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की 1 टेस्ला है और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की 5 टेस्ला है। तो वाई चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेंड अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। रीजन उसकी है कि चार्ज पार्टिकल फील्ड अ फोर्स दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो जब भी एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसका पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल डोंट चार्ज पी बट डायरेक्शन, ठीक है। इसकी स्पीड नहीं चेंज होती लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास RmV/Q/V, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं वो कहते हैं कि डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड हाउ इट प्रोड्यूस। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। सो हम कहते हैं इट इज डिफाइन एज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और मतलब कि हमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ को और उसकी ओरिएंटेशन को जो है वो एक्सप्लेन करता है। और इसका यूनिट की जब हम बात करते हैं तो वो जॉल पर टेस्ला है और इसको जो है वो J=m×b और m यहाँ पे टाउ और b, ये भी इसके डिफरेंट यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। सो इन द डेफिनेशन फॉर करंट लूप द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग द एरिया, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो करंट लूप के केस में अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका यूनिट अगर देखा जाए आएगा क्या होता है एम्पेयर और एरिया का क्या हो जाएगा m² हो जाएगा। और किस लिए यूज इसको मैग्नेटिक मूवमेंट को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेटोमीटर, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होती है इसको 2 मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से और द स्पिन एंगुलर मोमेंटम से मेजर कर सकते हैं। उसकी अगर नेचर देखा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डायपोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो चार्जेज उसके डिस्टेंस मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसका यूनिट हो जाएगा कॉलम पर मीटर और डिब्बे, वैसे पहले बता दिया था। और इसकी डायरेक्शन हमेशा 2 चार्जेस के दरमियान मतलब 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होगी नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस होगी, ठीक है। और जो 1 डिब्बे वो कितने किलो का 3.3 × 10⁻13 कॉलम पर मीटर की। और जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है वो दो जो है वो अनलाइक मैग्नेटिक मतलब 2 मैग्नेटिक पोल होंगे जिनकी स्ट्रेंथ जो कि सेम होगी लेकिन वो स्मॉल पार्ट उनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। सो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो m×b, टाउ इक्वल टू m×b और इसका यूनिट जो है बहुत मैग्नेटॉन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, गला खुश्क हो गया यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं जब भी हम जो है वो मतलब एक कंडक्टर होता है और कंडक्टर को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं यार। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय पासिंग अ मैग्नेटिक वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन मतलब EMF ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। फॉर मूवमेंट बिटवीन मैग्नेटिक बार एंड कंडक्टर देयर विल बी डिफ्लेक्शन गैलोमीटर, मतलब वही मैंने बताया कि करंट का कंडक्टर को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, वो गैल्वेनोमीटर हमें बताता है। इफ बार मैग्नेट एंड कंडक्टर इज स्टडी नो डिफ्लेक्शन इज, अगर बार मैग्नेट और कंडक्टर जो होगा वो मतलब रेस्ट में तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ पोल ऑफ बार मैग्नेट जो है वो चेंज हो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैराडे लॉ क्या है और इंड्यूस EMF के लिए। द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है ना EMF जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न
तो तब हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे एन आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स है। और अगर हम बात करें नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये नेगेटिव साइन हमेशा शो करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो ऑलवेज अपोज द चेंज, वो जो चेंज को हमेशा अपोज करेगा। सो हाउ डज फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज, हम जाने फ्लक्स थ्रू अ कॉइल जो है कंसीडर हम करते हैं कॉइल और मैग्नेट लेते हैं। अगर आप जो है वो मैग्नेट को मूव करें या तो कॉइल को मूव करें, या तो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल बाय स्क्वीजिंग इट, तो हमारे पास जो फ्लक्स थ्रू द कॉइल है वो चेंज हो जाएगा। चलिए मैं पानी पी के आता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जब भी करंट के फ्लो में कोई रुकावट या कोई ऑपोजिशन आएगी तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट हमारे पास जो है वो ओम होता है और आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रेट लेंसेज लॉ। तो ये वीडियो आप दोबारा देख लेना, पूरी कोशिश करना, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। लेंसेज लॉ क्या होता है, द करंट फ्रॉम द इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सो जो कि हमेशा जैसे हमने फैराडे लॉ में पढ़ा है कि वो हमेशा अपोज करेगी ओरिजिनल चेंज को मैग्नेटिक फ्लक्स में। सो यही देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे भी। तो नेगेटिव साइन हमने जैसे बताया कि वो अपोज करेगा द चेंज को जिससे प्रोड्यूस हुआ है। सो इफ यू ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स थ्रू लूप द इंड्यूस फील्ड विल अपोज दैट इंक्रीज और वाइस वर्सा इक्वल हो जाएगा। ठीक है जस्ट। सो डिफरेंस समझता है एसी और डीसी, एसी करंट और अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो अपनी जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करता रहता है। ठीक है। सो इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो इट्स फ्रिक्वेंसी आर 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं। और एसी करंट जो है ना उसकी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर होती है और हमेशा जो है इंडक्टर होगा। ठीक है। जो हमारे पास जो एसी सर्किट होगा उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर होगा। और इसकी वेव्स आर सिनुसाइडल वेव्स और स्क्वायर वेव, या तो एक स्क्वायर वेव बनेगी या सिनुसाइडल वेव जो है वो बनेगी। ठीक है इसमें। और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई वोल्टेज होता है। और इसमें हमारे पास जो सोर्स होता है वो जनरेटर होता है मेन चीज़ इसमें। ठीक है। और जो पावर कंजम्पशन इसमें लेस होती है और ये लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है एंड सेफ नो पावर लॉस। इसमें मतलब पावर लॉस नहीं होगा इसमें। ठीक है। और जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन या करंट जो होता है मूव करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो कौन सी है, फॉरवर्ड है। ये याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत सारा पूछा जाता है एसी और डीसी का। तो डायरेक्ट करंट हैज़ नो फ्रिक्वेंसी, सो इट कैन नॉट ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। अगर करेगा तो वो एनर्जी लॉस होगी। सो लेस एफिशिएंसी होती है, वोल्टेज लो होती है, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होती है, वेव फॉर्म जो होती है उसमें प्योर एंड पल्सेटिंग होती है। और डायरेक्ट करंट हैव ओनली रेजिस्टेंस होती है इसमें। ठीक है। और जो एसी जो डीसी सर्किट है उसमें ओनली रेजिस्टेंस होती है, और जो एसी सर्किट उसमें हमारे पास क्या क्या होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी होता है। सो हमारे पास जो सोर्स होता है इसमें डीसी का वो हमारे पास बैटरी और सेल होगा। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि डिफरेंस जो ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास ना, दरअसल वो हमारे पास जो है वो या तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है या वोल्टेज को डिक्रीज करता है, या तो वोल्टेज को मतलब या तो स्टेप अप करते हैं तो स्टेप डाउन करते हैं। अब देखते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। सब स्टेप डाउन क्या है, स्टेप डाउन में हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं सेकेंडरी में कॉइल में वो लेस होते हैं देन द प्राइमरी कॉइल में। तो ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हाई एसी वोल्टेज को इनटू लो एसी वोल्टेज में। ठीक है। और करंट इन प्राइमरी कॉइल हमेशा लेस होगा देन इन द सेकेंडरी कॉइल। और अब हम स्टेप अप देखें तो स्टेप अप में क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्न होती है प्राइमरी कॉइल में वो लेस होती है देन द सेकेंडरी कॉइल। और ये किस लिए यूज़ करता है, ये यूज़ करते हैं इसको टू कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज के लिए। ठीक है। सो अब करंट इन प्राइमरी कॉइल इज मोर देन द सेकेंडरी कॉइल। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो राइट मैक्सवेल फोर इक्वेशन उसको हम जो है वो लिख लेते हैं। ई डॉट डी ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट बी डॉट डी ए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। सो हमारे पास नेक्स्ट जो इसी तरह द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज फैराडे लॉ जिसको हम कहते हैं, और एम्पेयर लॉ। तो एम्पेयर क्रिटिकल लॉ हमारे पास जिसका फोर्थ वन है। अब हम जाने प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है ना प्रोपोगेट करने के लिए, गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम से भी पास करती हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। देयर इज नो लिमिट इन टू द एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में। जो वेव होती हैं कैरेक्टराइज बाय एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो मूव करते हैं, वो हमारे पास है डिफाइन करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जैसे रेशियो होती है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। सी क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी इन मीडियम। और जो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमेशा ग्रेटर देन जो 1 होगा उसकी वैल्यू याद रखना है। ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पे। जो लाइट की जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। और इसकी जो डिस्पर्शन क्या होती है, हमें पता है कि डिफरेंट कलर जो होते हैं ट्रैवल करते हैं एट डिफरेंट स्पीड में इनसाइड एंड मीडियम। सो नेक्स्ट जो मूव करता हूँ डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
जब भी लाइट हमेशा एक डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम ट्रैवल करेगी, मतलब जब भी लाइट जो है वो पानी से एयर में ट्रैवल करेगी, पानी डेंसर मीडियम और एयर लाइटर मीडियम है, ठीक है। सो व्हेन एवर लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सिंपल बताऊं लफ्ज में क्या होता है कि जब भी लाइट की जो रेज है वो डेंसर मीडियम टू मतलब पानी से एयर में जब ट्रैवल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा हमेशा ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। तो क्या होगा कि रेज जो है ना दोबारा पानी में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसकी दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जो फर्स्ट कंडीशन थी है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और जो लाइट होती है इट मस्ट ट्रैवल डेंसर टू लाइटर मीडियम। जैसे मैंने कहा कि पानी टू एयर, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू लाइटर मीडियम। सो व्हेन कैन यू बी यूज वेन्स लॉ? सो ओनली फॉर ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इट अलाउ एस्ट्रोनॉमर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स बिकॉज वेवलेंथ जो होती है विच स्टार ब्राइटेस्ट रिलेटेड टू द टेम्परेचर से करते हैं। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? सो ये जो लॉ होता है स्टेट दैट द पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया ऑफ अ हॉट बॉडी, ये बताते हैं जो पावर रेडिएट करती है पर यूनिट एरिया ऑफ हॉट बॉडी वो क्या है? सिग्मा टी की पावर 4। तो ये हमारे पास जो सिग्मा है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 5.6567 मल्टीप्लाई 10⁻8 है, ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं, तो वीडियो ज़रा एंड होने वाली है, तो डोंट वरी। हमने बताना है जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है। अगर वेव पूछा, ये वेव्स पे है, तो वेव्स दरअसल हमारे पास एक पाथ होता है जिस वक्त एनर्जी जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर देख लो यार, आप ग्राफ देख लो, समझ आ जाएगी। इट अकर व्हेन टू इंटरफेयरिंग वेव्स और इन फेस, जब दो वेव इन फेस होंगी। इन फेस मतलब जब दोनों देखो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये भी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब दोनों व्हेन टू वेव्स आर इन फेस and we get a resultant wave which has combined effect of both these two waves, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके जब दो वेव इन फेस होंगी उनको वो हमेशा ऐड होंगी और ऐड होकर एक बड़ी वेव बन जाएगी, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो हमारे पास m+½ लैम्डा है, ठीक है। और m की वैल्यू 0.2 हो सकती है और ये 2nd वैल्यू की। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगी? जब दो वेव जो है ना आउट ऑफ फेस होंगी। आउट ऑफ फेस कैसे? जैसे कि ये देखो, ये डाउनवर्ड स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, और ये आउट ऑफ फेस है। इसमें देखो जो क्रस्ट और ट्रफ होता है वो मैच कर जाते हैं, तो इसलिए जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फैक्ट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कोई पल्स नहीं मिलेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगी। कंडीशन हमारे पास क्या होगी? m लैम्डा, और m वैल्यू जो है 0.2 है, ठीक है। सो इसका जो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जो इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ इस दूसरे का ट्रफ से जो मैच कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जो डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या होती है। डायफ्रैक्शन क्या होती है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड इट्स एब्स्ट्रैकल इज नॉन एज, या शार्प एज इज नॉन एज डायफ्रैक्शन कहते हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए? वन कोहेरेंट सोर्स जो है वो जरूरी होता है। और जो विड्थ बनती है हमारे पास जो फ्रिंजेस की, जो ब्राइट विड्थ होती है ब्राइट फ्रिंजेस की, वो जस्ट डबल होती है टू अदर फ्रिंजेस की। और डेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस जो है वो 0 नहीं होती है इसमें, ठीक है। और अगर इसकी जो ब्राइट फ्रिंजेस की जब वो पाथ डिफरेंस देखा जाए तो पाथ डिफरेंस हम सीखते हैं 2n-1 λ/2, और डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमारे पास होता है वो 2n λ/2। और ब्राइट फ्रिंजेस जो इंक्रीज करती हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटरफेरेंस में हमारे पास होता है 2 और मोर वेव ट्रैवलिंग होती है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन सुपरपोज्ड फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये डेफिनेशन है, जस्ट लिखते जाएं। 2 कोहेरेंट विद सोर्स जो इसके लिए नेसेसरी है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो इक्वल होगी टू द अदर फ्रिंजेस का, ठीक है। जो इंटेंसिटी होती है डार्क फ्रिंजेस की वो 0 होगी, और ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैज इक्वल होगी हमेशा की इंटेंसिटी होगी। आगे गेन इसका जो पाथ डिफरेंस देखा जाए तो n लैम्डा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, और डार्क फ्रिंजेस के जो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 2n-1 λ/2। और अगर हम देखें फेज डिफरेंस क्या होगा डार्क फ्रिंजेस के लिए, वो होगा 2n- लैम्डा, ये पाई लिखा हुआ मल्टीप्लाई पाई। और फेज डिफरेंस फॉर डार्क के लिए, सॉरी डार्क के लिए और ब्राइट के लिए क्या है 2n पाई। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो, ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। सो अब आपने करना ये है कि इन क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। इनको जब तक इन क्वेश्चन को आप खुद नहीं लिखेंगे तो आपके लिए जो मुश्किल हो जाएगा। सो होपफुली आपके लिए को अंडरस्टैंड होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।